नमस्कार भाई सभी को। चलो भाई शुरू कर देते हैं अपने आज की चर्चा। कल अपनी बात जो चल रही थी, राजस्थान की नदियां चंबल कर रहे थे ना। शुरू करते हैं भाई। चंबल नदी कर दें शुरू। देखो, कल की चर्चा जो करी थी उससे आगे आज अपने शुरू कर रहे हैं। कल हमने चंबल नदी के बारे में देखा था और देखा कि अब काफी सारा ही देखा था भाई, है ना। आज उससे आगे हम प्रारंभ करते हैं चंबल नदी को। कल देखो जो बात अपनी हुई थी चंबल नदी और इसकी बांध परियोजनाएं। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा भाई चंबल नदी और चंबल की सहायक नदियों के बारे में। चंबल की सहायक नदियों की जब हम बात करें ना, तो क्या विशेष बातें हैं देखना। कल हमने देखा था कि चंबल नदी का उद्गम जो है वो है जानापाव से। चंबल नदी का जो उद्गम हमने देखा था कल, वो था भाई जानापाव की पहाड़ियों से। जानापाव मध्य प्रदेश, एमपी। और इससे आगे जब हम चंबल की चर्चा करते हैं ना, तो हमें पता है चंबल यहां से निकलने के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में चली जाती है ये उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में ये मिल जाएगी आपकी जाकर के यमुना में। ये चीज कल हमने देखी थी। यमुना नदी है ना, ये यमुनोत्री से आती है निकल के, ठीक है ना। यहाँ पर जाकर के ये यमुना नदी में मिल जाएगी भाई। अब पहली बात जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो बता रहा हूं चंबल की सहायक नदियां जो चंबल में इस ओर से आकर के गिरती है। ठीक है। चंबल की सहायक नदी जो चंबल में इस ओर से आकर के गिरेगी, वो नदी कौन सी है देखो। इस कड़ी में जब सबसे पहले हम देखते हैं ना, तो चंबल में एक नदी आकर के गिरेगी भाई, बनास। और हम कहते हैं कि बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बनास जो है वो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और बनास निकलेगी आपकी खमनोर से। और इस खमनोर की चर्चा में अरावली में आपके साथ में करके गया हूं। खमनोर की पहाड़ियां आपकी है राजसमंद में। खमनोर की पहाड़ियां आपकी कहां पर है भाई, राजसमंद में। यहां से आपकी बनास नदी निकलेगी।
बनास, राजसमंद, राजसमंद के बाद में चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में टोंक, और टोंक के बाद में जाएगी सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर में जाकर के बनास नदी जो है वो आपकी मिल जाएगी किसमें, रामेश्वरम में, ठीक है ना, सवाई माधोपुर में रामेश्वरम में मिल जाएगी। अब बनास को यहाँ पर है ना इस रूप में बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि टोंक में है ना ये सर्पिलाकार रूप में ही प्रवाहित होती है भाई। जब ये नदी टोंक में प्रवाहित होगी ना तो टोंक में ये नदी सर्पिलाकार रूप में प्रवाहित होती है। टोंक को दो भागों में भी डिवाइड करती है, ये टोंक के मध्य से निकलती है ये, ठीक है ना। तो बनास नदी खमनोर से निकली और रामेश्वरम सवाई माधोपुर, ये जो स्थान है ना भाई, ये जो स्थान है ये है रामेश्वरम, और रामेश्वरम में आकर के बनास आपकी जो है वो मिल गई चंबल में। जहां पर चंबल में बनास आकर के मिल रही है ना, विंध्यन की पहाड़ियों से इधर से आपकी निकल करके आएगी सीप नदी, और सीप नदी भी चंबल में मिल जाएगी आकर के यहाँ। तो जहां पर चंबल में बनास नदी आकर के मिली है ना, जहां पर चंबल में बनास नदी आकर के मिली है ना, ये बनास, ये सीप, यहाँ पर देखो एक चंबल है, एक बनास है, एक सीप है, तीन नदियां यहाँ पर मिल रही है। जहां पर तीन नदियां मिलती है ना उसको कहते हैं त्रिवेणी संगम। वेणी मतलब नदियां, तीन नदियों का संगम है यहाँ पर, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। यहाँ पर तीन नदियां मिलती है और ये स्थान है रामेश्वरम, रामेश्वरम, और रामेश्वरम आपका है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर आपका जिला है, ये आपकी नदी है सीप, और ये आपकी नदी है इधर बनास। इस बनास नदी की थोड़ी थोड़ी बात तो हमने करी थी जब पूर्व का मैदानी प्रदेश हम देख रहे थे ना, तब हमने इसकी बात वहां पर करी थी भाई। नमस्कार भाई, सभी को राम राम। तो बनास की वहां पर हमने थोड़ी बात कर दी थी कि बनास नदी जो है वो इस प्रकार से प्रवाहित आपकी होती है भाई, ठीक है ना। अब जो बात हम कर रहे हैं ना इससे आगे की, इधर से निकल करके आई रामेश्वरम सवाई माधोपुर में सीप नदी, और ये आ रही है खमनोर से निकल करके बनास नदी, तो ये हो गया त्रिवेणी संगम। दूसरी बात एक और बताऊं आपको, तो वो क्या कह रही है, देखो एक नदी का उद्गम होता है आपका हरिपुरा की पहाड़ियों से, और ये हरिपुरा की पहाड़ियां हैं चित्तौड़ में। यहां से हरिपुरा की पहाड़ियों से एक नदी और निकलेगी और ये आकर के चंबल में मिल जाएगी चित्तौड़गढ़ में ही, ये आ गई चंबल में मिल गई। और ये चंबल में कहां पर आकर के मिली है, हरिपुरा से निकली, हरिपुरा की पहाड़ियां है चित्तौड़ में, यहां से निकली। नदी का नाम है बेटा बामणी, क्या नाम है, बामणी नदी। और ये आपकी जो ब्लैक कलर में दिखा रखी है ये चंबल है, और चंबल में ये बामणी नदी आकर के मिल गई। और जहां पर चंबल में बामणी नदी आकर के मिलती है ना, यहां पर दुर्ग बना हुआ है भैंसरोडगढ़ का किला, ठीक है ना। ये चंबल में बामणी जहां पर आकर के मिली है ना, ये है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़, यानी भैंसरोडगढ़ ये चित्तौड़ का है भैया, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ का है। यहां पर चंबल में बामणी नदी आकर के मिल गई। अब दूसरी बात जो मैं करने वाला हूं ना, यहाँ पर बड़ी नदियां तो ये इस ओर से दो ही है। अब आगे हम क्या करेंगे, इधर से कुछ एक नदियां लेंगे, और इधर से जो नदियां हम लेने वाले हैं उनको हम लेंगे ऐसे, इसको उठाएं यहां से, इसको ऊपर करें थोड़ा,
ये है बांगली की पहाड़ियां, और बांगली की जो पहाड़ियां है ना, वहां से आपकी नदी निकलेगी काली सिंध, और ये जा रही है, मिल जाएगी चंबल में। ये काली सिंध नदी है। इस नदी पर नौनेरा बांध बना हुआ है। यहाँ पर नौनेरा में ही आकर के चंबल में मिलेगी। ये है बांगली देवास मध्य प्रदेश। बांगली देवास एमपी, यहां से नदी आपकी निकली है, ये काली सिंध। नदी का नाम क्या है तो मैं कह देता हूं काली सिंध। ये काली सिंध आ गई। और काली सिंध जहां पर चंबल में मिली है ना, ये गांव है नोनेरा। और नोनेरा आपका है कोटा में। नोनेरा कहां पर है तो कोटा में। ये तो बात हमने कर दी काली सिंध की। ये काली सिंध बांगली से निकल करके और नोनेरा में जाकर के इसमें मिल गई। अब इसके साथ ही मैं यहां से एक चीज और बताना चाहूं आपको, तो आपकी नदी आ जाती है भाई ये आपकी पहाड़ियां यहां पर है, विंध्यन की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में। और ये जो विंध्यन की पहाड़ियां एमपी में है ना, यहां से आपकी एक नदी और निकलेगी। नदी का नाम है परवन। मनोर थाना झालावाड़ से प्रवेश करेगी। मनोर थाना झालावाड़ से प्रवेश करेगी, फिर जाएगी 12 में। ठीक है ना, ऐसे प्रवेश करके फिर ऐसे जाएगी, और 12 में जाकर के फिर एक जगह आ जाएगा प्लायता नामक स्थान, और ये मिल जाएगी। ये नदी आपकी है परवन। ये विंध्यन की पहाड़ियां हैं, विंध्याचल वाला ये एरिया है। ये विंध्यन एमपी, नदी है परवन, और ये स्थान है प्लायता। प्लायता आपका है 12 में। प्लायता ये है 12 में। अब अगर आपके पास में मैप है ना, तो ये चीज आपकी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो पाएगी। नहीं, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी आपकी। ठीक है ना, मैं प्लायता नाम लिख रहा हूं, और प्लायता मैंने लिखा है 12 में। ठीक है ना, परवन नदी है ये परवन। परवन नदी, ये काली सिंध नदी। देखना, काली सिंध नदी है ना, काली सिंध में परवन आके मिल रही है, परवन चंबल में जाकर के नहीं मिल रही है। परवन काली सिंध में आकर के मिल रही है, ये चीज ध्यान में रखना आप। काली सिंध नदी बांगली देवास मध्य प्रदेश से निकली, और ये काली सिंध नोनेरा में जाकर के चंबल में मिल गई। इधर से विंध्यन की पहाड़ियों से ये परवन नदी निकली, और ये परवन नदी देखो भाई प्लायता में आ गई, और 12 में प्लायता नामक स्थान पर काली सिंध को अपना पानी दे दिया। अब दूसरी विशेष बात, ये परवन है ना, यहां से जब आ रही है ना तो 12 में आ रही है, और 12 में है शेरगढ़ अभ्यारण्य, सेंचुरी ऑफ शेरगढ़। ठीक है ना, ये यहां से है ना, इसमें प्रवाहित होती है, ये सॉरी प्रवाहित होकर के आ रही है अपने 12 से शेरगढ़ अभ्यारण्य से। दूसरी बात जो हम कर रहे हैं ना, हाँ मैप में देखो सारे, दूसरी बात जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं भाई यहाँ की, और ये पहाड़ी आपकी है भैया मेहंदी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है भाई, ये आपकी पहाड़ी है मेहंदी की। और मेहंदी की पहाड़ियों से आपकी नदी निकलेगी आहू। ये नदी है आपकी आहू। और आहू नदी जो है ना, ये निकली है मेहंदी की पहाड़ियों से। मेहंदी की पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में, मेहंदी हम एमपी में। नदी का नाम है आहू।
आहू नदी, ठीक है ना। यहां से आहू नदी निकली और ये आहू नदी जाकर के काली सिंध नदी में मिल गई। जहां पर आहू काली सिंध में मिल रही है ना, आहू और काली सिंध नदियों का जहां पर संगम हो रहा है ना, वहां पर दुर्ग बना हुआ है, गागरोन का किला, गागरोन दुर्ग। डोड राजा बीजल देव ने बनवाया था, इसे डोडगढ़ भी कहते हैं। गागरोन का किला यहां पर बना हुआ है, हम कहते हैं यहां पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है। यहां पर है गागरोन दुर्ग, जल दुर्ग है भाई गागरोन, झालावाड़ में है गागरोन, गागरोन दुर्ग। और ये जो गागरोन दुर्ग है ना, राजस्थान का सबसे उत्तम प्रकार का जल दुर्ग माना जाता है गागरोन का किला। गागरोन के किले में दो शाखे हुए, एक 1423 में अचलदास खींची और महमूद खींची, सॉरी होशंग शाह। दूसरा 1444 में पालन सिंह और महमूद खिलजी प्रथम। इन युद्धों का वर्णन किया अचलदास खिचीरी वचनिका शिवदास गार्डन ने, ठीक है ना भाई, शिवदास गार्डन ने इनका वर्णन किया। अब दूसरी बात जो हम यहां पर देख रहे हैं, देखो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। एक तो इधर से आ रही है काली सिंध नदी और इधर से आ रही है देखो आहू नदी। काली सिंध और आहू दोनों जहां पर मिल रही है ना, वो दुर्ग आपका है गागरोन दुर्ग। इधर से देखना, इधर से आ रही है आपकी परवन नदी विंध्यन की पहाड़ियों से निकल करके, और परवन नदी ने अपना जल दे दिया पलायता 12 में काली सिंध नदी को। और काली सिंध नदी जो है इन नदियों का पानी लेकर के चली गई भाई, चंबल को दे दिया पानी, चंबल नदी को दे दिया पानी। नोनेरा कोटा में काली सिंध नदी चंबल में मिल गई, ठीक है ना। नोनेरा बांध भी बना हुआ है यहाँ पर, नोनेरा डैम। दूसरी बात जो मैं अब और आपको बता रहा हूं एक, और वो बात आपकी है भाई सीहोर की पहाड़ियां। यहां पर आपकी है सीहोर की पहाड़ियां, सीहोर मध्य प्रदेश। यहां से नदी निकलेगी पार्वती, और पार्वती नदी जो है ना, ये आपकी जाएगी चंबल में मिलेगी। पार्वती नदी जाकर के चंबल में मिल गई। और पार्वती जहां पर चंबल में मिली है ना, ये गांव है यहां पर पलिया गांव, स्वयं माधोपुर पलिया। मैं लिख रहा हूं यहां पर SM यानी स्वयं माधोपुर, स्वयं माधोपुर। तो कितनी नदियां देख दी, ठीक है ना। देखो एक नदी तो है चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास नदी है, बनास नदी। बनास की लंबाई 512 किलोमीटर है भाई। ये बनास खमनोर से निकली, और खमनोर से निकलने के बाद में, खमनोर का मतलब राजसमंद की पहाड़ियां खमनोर में, ठीक है ना, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद। खमनोर से निकली और खमनोर से निकलने के बाद में राजसमंद जिले में प्रवाहित हुई। राजसमंद के बाद में चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा, फिर अजमेर, फिर टोंक, फिर सवाई माधोपुर में चंबल में मिल गई बनास नदी। दूसरी बात हरिपुरा की पहाड़ियां यहां पर है, ये चित्तौड़ में। यहां से बामणी नदी निकली, और बामणी नदी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में आकर के चंबल में मिल गई। और जहां पर बामणी चंबल में मिल रही है ना, वहां पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। देखो यहां पर मैंने दो ही दुर्गों की बात करी है, एक गागरोन दुर्ग, एक भैंसरोडगढ़ दुर्ग। दोनों ही जल दुर्गों की श्रेणी में है भाई। शुक्र नीति शुक्राचार्य जी ने लिखी थी, और शुक्र नीति में 9 प्रकार के किले इन्होंने बताए कि दुर्ग 9 प्रकार के होते हैं। और जो 9 प्रकार के दुर्ग है ना, उनमें एक जल दुर्ग भी शामिल है। जल दुर्ग कौन सा होता है? ऐसे किले जो कोई नदी के संगम पर हो या नदी के किनारे बना हुआ हो, वो जल दुर्ग होता है। तो ये जो बात हम कर रहे हैं ना, ये जल दुर्ग की बात कर रहे हैं हम, कि ये दुर्ग जो है वो आपका कौन सा है? ये आपका जल दुर्ग है।
दो जल दुर्ग, सबसे अच्छा जल दुर्ग है ना, सबसे शानदार जल दुर्ग, वो आपका गागरोन है। गागरोन तो एकदम जड़ में, गागरोन की नींव नहीं लगी हुई जब दुर्ग बनाया तब, सीधा चट्टान पे ही बनाया गया था। पहाड़ जो बना हुआ था उस पहाड़ पे ही सीधा खड़ा कर दिया था गागरोन को, नींव लगी नहीं गागरोन की। बिना नींव के सीधा चट्टान पर खड़ा रहने वाला जल दुर्ग गागरोन है, सबसे उत्तम प्रकार का जल दुर्ग है। इधर भैंसरोडगढ़ का जो किला है ना, इसमें हमने देखा गागरोन दुर्ग जो है ना, ये गागरोन दुर्ग का निर्माण डोड राजा बीजल देव ने करवाया, इसलिए इसको डोडगढ़ कहते हैं, दुल्लरगढ़ कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने भैंसरोडगढ़ दुर्ग देखा, और जो भैंसरोडगढ़ का किला है ना अपना, इसका निर्माण करवाया भैंसा सा व्यापारी और रोड़ा सिंह चारण ने। व्यापारिक दुर्ग है ये, व्यापारी थे दोनों, भैंसा सा व्यापारी और रोड़ा सिंह चारण दोनों व्यापारी थे। और ये क्या करते हैं, अपने माल वगैरह को यहाँ पर रखा करते थे चोर लुटेरों से बचाने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए इस दुर्ग का निर्माण इन्होंने करवाया चंबल और बामणी नदियों के संगम पर, ठीक है ना। बिल्कुल दिनेश सर, धन्यवाद। नदियां कंप्लीट मैराथन करवा दें करवा देंगे, नमस्कार नमस्कार। तो एक तो ये हो गया भाई, हरिपुरा की पहाड़ियां, बामणी नदी निकल रही है यहाँ पर, तो भैंसरोडगढ़, यहां से देखो ये आऊ नदी है, और आऊ नदी निकल करके यहाँ पर आ गई, काली सिंध में मिल गई। काली सिंध और आहू के किनारे देखो गागरोन का किला है, देखो ये गागरोन दुर्ग है यहाँ पर, ठीक है ना। ये गागरोन का किला ये रहा आपका। तो गागरोन दुर्ग काली सिंध और आऊ के किनारे है, और पलायता में परवन नदी आकर के मिल रही है, ये देखना, विंध्यन की पहाड़ियों से, ये तो मेहंदी की पहाड़ियों से निकल रही है आऊ, तो काली सिंध बांगड़ी की पहाड़ियां, देवास मध्य प्रदेश। भाई साहब एक चीज देखो आप, ये जो नदियां निकल रही है ना, ये नदियां जो निकल रही है ना, ये देखो सारी नदियां इस ओर से आ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ना, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। चौबट की पहाड़ियां गुजरात से शुरू होती है विंध्याचल, और वो बिहार तक जाती है, सासाराम तक फैली पड़ी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो पर्वत श्रृंखला है ना ईश्वर, ये यहाँ पर है ना अपने विंध्याचल पर्वत श्रेणी है भाई, विंध्याचल श्रेणी फैली हुई है। अब इसके बाद में, ये शायद डायग्राम समझ में आ गया होगा सभी के, एक डायग्राम अभी और बनाऊंगा आपके साथ में, फिर बाद में इन नदियों के बारे में पूरा लिखेंगे। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह या कोई लिखना चाहो तो देख लो भाई, मैं साइड में हो गया हूं एक बार। क्योंकि नदियां हैं और इनका आपको स्क्रीनशॉट लेना इसलिए जरूरी है कि आप लोग जब देखोगे ना, तो फिर बाद में ये नदियां आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, मेरा मानना तो ये है। चलो भाई देखें आगे। अब देखो भाई आगे जो बात मैं कर रहा हूं आपसे, अब हमने देख लिया यहां पर ये नदी आपकी चंबल, चंबल को अब थोड़ा छोटा कर देते हैं भाई, ये नदी है बेटा आपकी चंबल। इधर चंबल यमुना में मिल जाएगी, इधर चंबल जो है वो यमुना में मिल जाएगी, ठीक है। ये चंबल है पूरी, देखना आप ध्यान से। और मैं यहां पर है ना जो बात कर रहा हूं, वो बात मैं कर रहा हूं आपकी खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली बनास नदी की।
ये आपकी है बनास, बनास आपकी जाएगी चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में जाएगी भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में जाकर के मिलगी ये आपकी चंबल में, रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में। दूसरी बात, ये खमनोर की पहाड़ी है, ये पहाड़ी है खमनोर, ये राजसमंद है, ये नदी बनास है, ठीक है ना, ये आपकी बनास नदी है भाई, ये ध्यान रखना आप, बार बार मैं कह रहा हूं ये बनास नदी है, ठीक है ना। यहां पर है ना एक पहाड़ी है, और ये पहाड़ी आपकी है गोगुंदा की पहाड़ी, और गोगुंदा की पहाड़ी जो है ना, इस पहाड़ी से एक नदी निकलेगी आयड़, ये आयड़ नदी निकली, ये आयड़ नदी ऐसे होगी, और ये आयड़ नदी जाकर के मिलगी भीलवाड़ा में बनास नदी में। देखना एक बार आप, ये है गोगुंदा की पहाड़ी, और गोगुंदा की पहाड़ी आपकी है उदयपुर में, ठीक है ना। यहां से ये नदी निकली आपकी आयड़, इस नदी का नाम मैंने यहां पे लिखा है देखो, आयड़, आयड़, ये आयड़ नदी, और आयड़ नदी है ना भाई, ये देखो आयड़ नदी है पूरी। अब यहां पर ये क्या बना दिया हमने, ये है ना आयड़ नदी जो है ना, ये यहां पर आकर के है ना इस झील में, इस झील का पानी, ये है यहां पर एक झील, ये झील है, इस झील का निर्माण करवाया आयड़ नदी को रोक करके महाराणा उदय सिंह ने, और इस झील का नाम है उदय सागर झील। क्या नाम है, उदय सागर झील, ठीक है ना। अब इस उदय सागर झील के बाद में देखो, यहां से लेकर के और यहां तक इस नदी को हमने क्या नाम दिया, आयड़, और इस झील के बाद में है ना, सर हमारे गुरुजी को बताया हमने, वो भी आपकी क्लास लेते हैं बोल रहे थे। और कौन गुरुजी है भाई, सुरेश गोदारा जी, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया, फायदा होगा। आगे देखो भाई, इस झील के बाद में देखो आयड़ यहां से निकल के आई, पहले ये आयड़ सीधी जाती थी, आयड़ नाम से थी। बाद में महाराणा उदय सिंह जी ने क्या किया, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह जी महाराणा प्रताप जी के पिता 1537 से 1572 शासक रहे थे मेवाड़ के। इन्होंने क्या किया था भाई, यहां से लेकर के इस झील की, इस नदी के पानी को रोका, और यहां पर ये झील बनवा दी उदय सागर। और जब ये उदय सागर झील बनवाई, इस झील के बाद में इस नदी का नाम है ना, ये हो गया बेड़च, बेड़च, क्या नाम हो गया, बेड़च। ये उदय सागर झील है, महाराणा उदय सिंह जी ने बनवाई थी 1559, 1559 में बनवाई थी। दूसरी विशेष बात, ये जो आयड़ नदी है ना भाई, इस आयड़ नदी के किनारे है ना, यहां पर आहड़ सभ्यता विकसित हुई, आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, आहड़ सभ्यता, ताम्रवर्ती सभ्यता आहड़ सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता आहड़ सभ्यता, ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता आहड़ सभ्यता, ठीक है ना। आगे देखो, अब ये नदी आई और इसमें मिल गई, और जहां पर मिली है ना, यहां पर गांव है पिंगोत, यहां पर जब ये बेड़च आकर के मिल रही है ना, वहीं पर एक छोटी नदी और आ रही है मैनाल,
ये मेनाल नदी आ रही है यहाँ पर, ये नदी है मेनाल, मेनाल, ये मेनाल नदी है। यहां पर गांव है बिगोद, त्रिवेणी संगम हो रहा है, देख लेना आप। ये बिगोद है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में, बिगोद में बेड़च, बनास, मेनाल, 3 नदियां मिल रही है, देखो आप। तो ये त्रिवेणी संगम हो गया यहां पर, बिगोद भीलवाड़ा में, बनास नदी में बेड़च और मेनाल आकर के मिल रही है। ये आपका यहां पर त्रिवेणी संगम हो गया, ठीक है ना, यहां पर त्रिवेणी संगम हो गया। दूसरी विशेष बात जब मैं बताऊं आपको, तो देखो आगे, ये आपकी पहाड़ी है भाई, यहां पर दिवेर की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी। और ये दिवेर जो है ना, ये राजसमंद में है, और यहां से है ना नदी निकलेगी आपकी कोठारी, ये कोठारी नदी है। ये कोठारी नदी कौन सी नदी में आकर के मिलेगी, देखो जरा, बनास में आकर के मिलेगी कोठारी, ठीक है ना, कोठारी नदी बनास में आकर के मिलेगी। भैया जी ये कोठारी नदी है ना, इस पर बांध बना हुआ है भीलवाड़ा में, मेजा, कौन सा बांध, मेजा बांध। ये भीलवाड़ा में। और ये जो कोठारी नदी है ना, इसके किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी भाई, बागोर सभ्यता मिली है यहां पर, बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता, ठीक है ना। तो कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियों से निकली, और इसके किनारे बागोर सभ्यता, इस पर मेजा बांध, और भीलवाड़ा के पास में आकर के ये नदी जो है वो कौन सी नदी में मिल गई आपकी, बनास नदी में मिल गई। एक चीज और देखो आगे, यहां पर एक पहाड़ी और है, ये पहाड़ी आपकी है बिजराल की, पहाड़ियां पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ी आपकी है बिजराल, ये लो बिजराल, बिजराल, की पहाड़ी राजसमंद में है। नदी निकलेगी भैया जी खारी, इस पर नारायण सागर बांध बना हुआ है अजमेर में, देखो। दूसरी विशेष बात, यहां से एक नदी और निकल करके आएगी भैया, डाई, ये है किशनगढ़ की पहाड़ी, अजमेर में। यहां से नदी निकलेगी डाई, डाई नदी, और यहां से है ना ये नदी निकल करके आई, और देखना ये खारी, डाई और बनास, खारी, डाई, बनास, यहां पर है ना, ये खारी, डाई और बनास, ये खारी नदी, ये डाई नदी, और ये बनास जा ही रही है, तीनों मिल गई, कहां पर मिल गई, देवली, राजमहल, टोंक, खारी, डाई, बनास, तीनों नदियां मिल गई, दूसरा त्रिवेणी संगम हो गया भाई।
एक तो ये त्रिवेणी संगम बिगोद का, बिगोद में त्रिवेणी संगम है। दूसरा ये हो गया देवली राजमहल टोंक का। समझ में आ रही है ना बात? देवली राजमहल टोंक का हो गया ये त्रिवेणी संगम। ये होगी बनास में आकर के गिरने वाली प्रमुख नदियां। आगे मानसी नदी भी आएगी छोटी, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा बनास नदी की दूसरी और प्रमुख बातें। तो यहां पर आपके डायग्राम हो गए भाई दो। इसका आप स्क्रीनशॉट या लो या लिखो तो लिख लो। लिख दिया भाई? ऑफलाइन क्लासेज नहीं होती बेटा अपनी, ऑनलाइन ही होती है बस। आगे जो बात हम कर रहे हैं भैया देखो, अब मैं केवल आपको बनास नदी ही आगे वाले मैप में मैं लेने वाला हूं, ठीक है ना। देखो पहले मैं आपको बनास का मैप जो है वो बता दूं थोड़ा। देखो भाई यहां पर आप, हमने देखा था यहां पर जो जिले में ले रहा हूं देखो, ये चित्तौड़ है, सॉरी भील, ये राजसमंद है, ये चित्तौड़ है, ये भीलवाड़ा, ये अजमेर, ये टोंक, ये सवाई माधोपुर। बनास नदी का प्रवाह जो है ना आपका होता है खमनोर से, यहां से निकलेगी, ऐसे जाएगी, फिर ये टोंक में सरपिला का रूप में, और यहाँ पर आपकी आएगी चंबल, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी नदी आएगी भाई चंबल, ये है बनास। यहाँ पर देखो चंबल नदी भी आएगी इधर से। हमने कल चंबल का डायग्राम मैप में भी बनाया था, और आज फिर बना लेते हैं एक बार। चंबल चित्तौड़ कोटा बूंदी सवाईमाधोपुर करौली धौलपुर, और इधर से आएगी आपकी यमुना। तो ये चंबल नदी है ना, ये देखो मिल गई जाकर के भाई। समझ में आ गई होगी शायद बात आपके, ठीक है ना। अब एक और देखना आप, यहाँ से गोगुंदा की पहाड़ियां है ना, यहाँ से निकलेगी आपकी बिड़च, आयड़, और यहाँ पर आकर के ये इसमें मिल जाएगी, ठीक है ना। और अब आगे वाले मैं बता रहा हूं आपको बनास की पूरी चर्चा। पहले केवल मैं बनास ही ले रहा हूं, यहाँ पर केवल बनास। बनास का उद्गम आपका है खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से, और बनास आपकी देखना आप खमनोर से निकल रही है,
और इधर आपकी आ जाएगी चंबल नदी, ये चंबल में मिलेगी बनास करके, ठीक है ना। केवल कौन सी नदी देख रहे हैं हम, केवल हम बनास नदी देख रहे हैं। कोशिश करूंगा कि आपके समझ में आ जाए। ये खमनोर, मैंने आपको है ना खमनोर के बारे में पूरा बताया कि खमनोर किस लिए प्रसिद्ध है, क्या क्या विशेष बातें हैं, आप बता सकते हो तो बताओ। नदी आपकी है बनास। और देखो ये बनास नदी जो है ना, अब यहां से आई और इसमें आकर के मिल गई, यहां पर है रामेश्वरम, और रामेश्वरम आपका है सवाई माधोपुर में। त्रिवेणी संगम था रामेश्वरम सवाई माधोपुर में, चंबल बनास सीप नदियों का त्रिवेणी संगम था। चंबल बनास और सीप नदियों का त्रिवेणी संगम था भाई। अब जो बात हम कर रहे हैं ना यहां पर देखो, ये बनास नदी है ना, इस बनास नदी पर यहां पर चाहे मैं एक बांध की बात कर दूं, चाहे मैं एक झील की बात कर दूं, यहां पर बनी हुई है एक झील या एक बांध, ठीक है ना। और इसे कहते हैं नंद समंद। क्या कहते हैं भाई, नंद समंद झील। ये है ना राजसमंद की जीवन रेखा है। लाइफ लाइन है। दूसरी बात आगे देखो, ये बांध एक फिर को, तो इस बांध की क्या विशेष बात है भाई, ये बांध है बिशलपुर बांध। ये बिशलपुर बांध आपका है टोंक में। देखो भाई बिशलपुर बांध जो है ना, बिशलपुर के बारे में कहते हैं कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बिशलपुर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। पेयजल परियोजना बड़ी कैसे, तो हम कहते हैं कि इसका पानी टोंक, जयपुर, अजमेर तीनों पीते हैं। जयपुर भी पीता है। जयपुर की जनसंख्या पता है ना कितनी है, 66,36,000 है। जोधपुर की कितनी है, 36,87,000 है। अलवर की कितनी है, 36,77,000 है। नागौर की कितनी है, 33,07,000 है। ठीक है ना। तो हम जो बात कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि बिशलपुर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इसका पानी जयपुर, अजमेर, टोंक तीनों जिले पीते हैं भाई। बिशलपुर बांध है ना, इसका पानी तीनों जिले पीते हैं। राजस्थान में जितनी भी पेयजल परियोजनाएं हैं, चाहे हम यहाँ पर आईजीएनपी की बात कर लें, चाहे कोई और की बात कर लें, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना जो अपनी है ना वो यही है। ये चीज ध्यान में रखना भाई।
ठीक है भाई, आगे देखो तो अब दूसरी बात और करें भाई, थोड़ा सा आगे और जाएं तो यहां पर आ जाएगा सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में फिर से इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, और वो बांध कौन सा है, तो वो बांध है ईशरदा बांध। ईशरदा बांध कहां पर है, मैं एस एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं सवाई माधोपुर को। तीन ये प्रमुख हो गए, एक चित्तौड़ में बांध हो रहा है इस पर, मात्र कुंडिया बांध। चित्तौड़ में है ना इस नदी पर एक बांध और बना हुआ है, और जिसका नाम है मात्र कुंडिया बांध। मात्र कुंडिया बांध, तो ये बनास नदी पर बने हुए बांध है भाई। एक नंद समंद झील कह दूं, नंद समंद बांध कह दूं, राजसमंद की लाइफलाइन है। दूसरा मात्र कुंडिया बांध चित्तौड़ में है, ये चित्तौड़ में। और तीसरा कौन सा है, बिशलपुर बांध टोंक का, ईशरदा बांध सवाई माधोपुर का, और बनास का हो जाएगा भाई समापन। ठीक है ना, बनास के 4 बांध है, चारों बांधों को आपने देख लिया, 1 2 3 4। इसके साथ साथ बनास नदी जो है ना, बनास और चंबल, बनास राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होती है, चंबल राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होती है, ये चीज आप ध्यान रखना, बनास और चंबल राजस्थान के 6 जिलों से। दूसरी बात, बनास का अपवा क्षेत्र जो है ना, बनास का अपवा क्षेत्र 12 जिलों में, प्रवाहित तो निकलती तो 6 जिलों से है, बनास 6 जिलों से निकलती है, लेकिन बनास 12 जिले अपवा क्षेत्र में है। बनास का अपवा क्षेत्र है ना 12 जिलों में है, 12 जिले है अपवा क्षेत्र में, यानी पानी इसका 12 जिलों तक जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है भाई। देखो बिशलपुर बांध है, प्रवाहित जयपुर से तो नहीं हो रही, लेकिन जयपुर में पानी अवश्य आ रहा है इसका, ठीक है ना। ईशरदा बांध है ना, ये टोंक और सवाई माधोपुर की एकदम सीमा पर है भाई। सवाई माधोपुर से है ना टोंक बहुत है नजदीक है इसके, एकदम ही टोंक सवाई माधोपुर की सीमा पर है बस, ये टोंक और सवाई माधोपुर है सवाई माधोपुर जिले में, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो कितने बांध है इस पर, 4 बांध। अब इसके बाद में जो मैं बात आपके साथ में करूंगा, वो करूंगा इनकी विशेष तथ्यों की। देखो डायग्राम आपके पास में आज हो गए भाई, 3-4 डायग्राम हो गए। पहला चंबल और इसकी सहायक नदियां देख दी, दूसरा बनास और इसकी सहायक नदियां देख दी, तीसरा बनास और इसके बांध देख दिए, और चौथा जो आपका आ जाता है वो कौन सा रहता है भाई, डायग्राम एक और अपने देखेंगे अभी, और वो अपने ये बनास आपके यहां पर समझ में आ गई। पहले थोड़ी सी चीज मैं आपको चंबल की लिखवा दूं, फिर डायग्राम बताता हूं ना। पहले अपने देख रहे हैं चंबल की सहायक नदियां, चंबल की सहायक नदियां, चंबल की किसी किसी नदियां सहायक नदी है जकी है। सहायक नदी को मतलब क्या है, सहायक नदी को मतलब वो है कि भाई जकी नदी छोटी नदी है जकी चंबल में आगे गिरा है, खटाखटाऊ निकली और चंबल में आगे गिर गई, तो जकी चंबल में आगे गिर रही है नहीं वह चंबल की सहायक नदियां हैं, जबकि बनास में आगे गिर रही है वह बनास की सहायक नदियां हैं। एक सब मोटी बात तो थाने बताऊंगे, देखो एक कड़ी लिख रहा हूं मैंने लिख दिया गंभीर नदी, मैंने लिखा गंभीर, फिर मैंने लिख दिया बेड़च, फिर मैंने लिख दिया बनास,
फिर मैंने लिख दिया चंबल, फिर मैंने लिख दिया यमुना, फिर मैंने लिख दिया गंगा। समझ में आ गई क्या बात? बात यह है कि गंगा की सबसे बड़ी यमुना, यमुना की सबसे बड़ी चंबल, चंबल की सबसे बड़ी बनास, बनास की बेड़च, और बेड़च की गंभीर नदियां, ये सहायक नदियां एक दूसरे की बड़ी बड़ी बड़ी, ठीक है ना। गंभीर गिरती है बेड़च में, बेड़च गिरती है बनास में, बनास चंबल में, चंबल यमुना में, यमुना गंगा में, और गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ में मिलकर के चली जाती है आपकी कहां पर, बंगाल की खाड़ी में। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। गंभीर बेड़च में, बेड़च बनास में, बनास चंबल में, चंबल यमुना में, यमुना गंगा में आपकी मिल जाती है। अब मैं यहां पर है ना इसकी सहायक नदियों की बात करूं तो देखो, चंबल की सहायक नदियां ही लिख रहा हूं मैं, ये तो मैंने एक आपको बताया है। सबसे पहले मैंने लिख दिया बनास, बामणी, कुराल, कुन्नू, मेज, पार्वती, काली सिंध, और लिख दिया मैंने सीप। ठीक है ना, ये नदियां मैंने लिख दी चंबल में गिरने वाली नदियां। अब दूसरी बात जो मैं आपके साथ में यहां पर साझा करना चाह रहा हूं ना, वो मैं साझा करूंगा चंबल नदी के बीहड़। पहले चंबल के जिले लिखूं फिर बीहड़ समझ में आएगा। चंबल राजस्थान के छह जिलों में प्रवाहित होती है, छह जिलों में प्रवाहित होती है, होती है। ठीक है ना, चंबल राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। अब 6 जिले है कौन कौन से? पहली बात, चित्तौड़ जिला, ठीक है ना, 84 गढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश, 84 गढ़ से राजस्थान में प्रवेश, प्रवेश। दूसरी बात, चित्तौड़ के बाद में गई कोटा में, फिर गई बूंदी में, यहां पर ऐसे करके लिख दूं कोटा बूंदी की सीमा, कोटा बूंदी की सीमा। फिर लिख दूं 4 नंबर पे सवाई माधोपुर, ये कोटा बूंदी की सीमा क्यों, कोटा बूंदी की सीमा बनाती है इसलिए लिखा है, ठीक है ना, कोटा बूंदी की सीमा बनाती है ये। फिर आगे लिख दूं करौली, और फिर आगे लिख दूं धौलपुर, ठीक है ना।
तो चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, राजस्थान के इन 6 जिलों में चंबल नदी आपकी प्रवाहित होती है। 6 जिलों में, ठीक है ना। अब यहां से जब चंबल प्रवाहित हो रही है ना, तो कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर का ये जो क्षेत्र है ना अभी, चंबल नदी के आसपास का वह उबड़ खाबड़ भूमि और वनों से ढका हुआ क्षेत्र, चंबल के आसपास का वनों से ढका हुआ उबड़ खाबड़ भूमि का क्षेत्र बीहड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? बीहड़। बीहड़ भूमि, उत्खात भूमि, या मैं कह दूं रेजिड्यूअल लैंड, ठीक है ना। क्या कहते हैं? बीहड़ भूमि, उत्खात भूमि या रेजिड्यूअल लैंड, ठीक है ना। समझ में आ गई भाई? तो बीहड़ भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है, वो बात करें। मैंने लिख दिया बीहड़ भूमि। बीहड़ भूमि एक तो ये नाम, और बीहड़ का ही दूसरा नाम मैं लिखू ना, उत्खात भूमि, और इसका तीसरा नाम अंग्रेजी वाले आप देख लेना, रेजिडुअल लैंड या बेडलैंड टोपोलॉजी। एक नाम और चाहो तो लिख लेना। बेडलैंड टोपोलॉजी, ठीक है ना। ये बीहड़ भूमि के नाम है सारे। बीहड़ भूमि है क्या? वनों से ढकी हुई उबड़ खाबड़ भूमि, वनों से ढकी हुई उबड़ खाबड़ भूमि जो अनुपजाऊ है, जिसमें उर्वरपन नहीं है। ये उपजाऊ भूमि नहीं है, अनुपजाऊ भूमि है। और उबड़ खाबड़ भूमि होने के कारण ये डाकुओं की शरण स्थली बन गई। इसे दस्यु प्रभावित क्षेत्र भी कहते हैं। तो हमने कहा कि वनों से ढकी हुई उबड़ खाबड़ भूमि बीहड़ भूमि है। वनों से ढकी हुई उबड़ खाबड़ भूमि, उबड़ खाबड़ भूमि, वनों से ढकी हुई उबड़ खाबड़ भूमि बीहड़ भूमि है। एक तो ये, दूसरा क्या कह दूं, सर्वाधिक बीहड़ भूमि कोटा में, क्षेत्रफल के आधार पर। और फिर लिखूं सर्वाधिक बीहड़ भूमि धौलपुर में, प्रतिशत में। परसेंटेज के आधार पर जब आप देखोगे ना, डिस्ट्रिक्ट का एरिया देख करके परसेंटेज के आधार पर जब देखोगे, तो धौलपुर में ज्यादा है। फैली हुई ज्यादा कहां पर है वर्ग किलोमीटर में? तो कोटा में फैली हुई है, ठीक है ना। दूसरी विशेष बात, हम यहां पर कहें डांग भूमि, डांग भूमि
देखो भाई, ये पीहड़ भूमि और डांग भूमि का जो क्षेत्र है ना, इसे हम दस्यु प्रभावित क्षेत्र बोलते हैं। दस्यु प्रभावित, दस्यु यानी डाकू प्रभावित। डांग भूमि, डांग भूमि बस वही अनुपजाऊ भूमि। डांग शब्द है ना, ये डाक शब्द का, डाक शब्द से बना हुआ। डाक मतलब डाकुओं का क्षेत्र, ठीक है ना। राजस्थान में डांग कहां पर है? राजस्थान में डांग क्षेत्र कहां पर है? तो डांग की रानी तो हम करौली को कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान में रख लेना कि डांग की रानी तो करौली है। ये ही भूमि ये है डांग भूमि, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं यहां पर डांग की रानी, डांग की रानी करौली। डांग की रानी करौली। एक विशेष बात, चंबल नदी जो है ना भैया आपकी, चंबल नदी, चंबल नदी के किनारे किनारे कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, ये क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में चंबल नदी के अंदर बाहर राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, यहां पर घड़ियाल है, घड़ियालों की शरण भूमि है चंबल नदी। और भाई साहब, घड़ियाल के अलावा है ना यहां पर गांगेय सुस मिलता है, राष्ट्रीय जलीय जीव। वी कैन से गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन मिलता है चंबल में। गंगा डॉल्फिन, या मैं कहूं गांगेय सुस, राष्ट्रीय जलीय जीव है भारत का गांगेय सुस। वो गंगा में, ये चंबल में भी मिलता है, गंगा में तो है ही है, चंबल में मिलता है वो यहां पर। तो ये बात जो है वो अपने चंबल नदी की है भाई। बाकी की बात अपने और करेंगे कल की क्लास में। आज अपने, आज के लिए अपना इतना ही भाई, ठीक है ना। चर्चा कल की क्लास में फिर एक बार और होगी चंबल नदी से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।